नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का मौका था और जैसे ही नए विधायक ईश्वर साहू का नाम पुकारा गया तो सदन में एक आवाज गूंजती है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ने साबित कर दिया कि ईश्वर ही सत्य है। ये बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नए उप मुख्यमंत्री अरुण साव। उन्होंने भरी सदन में जो बातें कही उसे गहराई से समझना होगा, लेकिन उससे पहले सदन के बाहर कुछ अलग ही नजारा था। अरुण साव अपने सर पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गमछा लगाकर आए थे। इस बारे में उन्होंने पत्रकारों से अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में हूँ। अब बात सदन के भीतर की, जब ईश्वर साहू शपथ लेने आए तो खास आकर्षण का केंद्र बने हुए थे श्री ईश्वर साहू। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ये बता दिया ईश्वर ने। मैं ईश्वर साहू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंड रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बेहद विषम हालातों में जीवन यापन करने वाले साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना गुजर बसर चला रहे थे ईश्वर साहू। उनके पुत्र की बेरहमी से कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने 8 अप्रैल 2023 को हत्या कर दी थी। उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी। मामला सांप्रदायिक था, संवेदनशील था। हमने लगातार उस दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उस निर्मम हत्याकांड के बाद ईश्वर साहू राजनीति के केंद्र में आ गए। कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी। जीतने के बाद अब वो सदन में पहुंचे हैं। उन्हें मिल रहे जन समर्थन का आलम यह है कि जनता उन्हें मंत्री बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से कहीं आगे जिन 10 नामों को तय किया गया है, ताज़ा जानकारी के अनुसार ईश्वर साहू फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उनका नाम तेजी से उछाला जा रहा है। मौजूदा दौर की राजनीति क्रिकेट की तरह है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ भी कर सकने में तत्पर रहता है, इसलिए ईश्वर साहू का नाम अंतिम समय तक लिया जाएगा। 21 दिसंबर को विधानसभा सत्र के समापन के बाद जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, उसमें कौन से नाम संभावित हैं उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले विधानसभा के भीतर अलग ही नज़ारा देखने को मिला जो चर्चा का केंद्र बना रहा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कवासी लखमा जो कोंटा विधानसभा से 6वीं बार चुन करके आए हैं, अनपढ़ हैं, स्कूल का उन्होंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन मंत्री बनाए गए। उद्योग और आबकारी जैसे जिम्मेदार विभागों पर रहे, विदेश यात्रा कर रहा है, कई एमओयू पे साइन कर चुके हैं, लेकिन 6वीं बार शपथ लेने के दौरान भी वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेता उन्हें हिंदी में शपथ दिला रहे थे। वो नज़ारा भी आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश का मौजूदा राजनीतिक सिस्टम अभी भी किस कदर बदहाल है। चलो सर, ठीक है, आप बोलते जाए। मैं कवासी लखमा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 19 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 52 विधायकों ने हिंदी में और 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली, जबकि 6 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। यहाँ यह भी गौर करना होगा कि किस विधायक ने कौन सी भाषा में शपथ ली, उसका राजनीतिक संदेश क्या जाएगा, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जैसा ही अपना अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया तो पुराने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ा ऐतराज करते हुए कहा कि हम मान लेंगे कि आपने अपना भाषण
पढ़ लिया है, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोगों को अंग्रेजी आती नहीं। and well-being for all regions. माननीय राज्यपाल महोदय, वैसे ही aims- सदन में अंग्रेजी समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अब आप aims भी तकलीफ उठा रहे हैं तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए। construct राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का निश्चय किया था। पहली कैबिनेट में इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अनुपूरक बजट के बिना ये 18 लाख मकान बनाकर जरूरतमंदों को दे पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए अनुपूरक बजट की औपचारिकता के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस मंत्रिमंडल के लिए जो 10 नाम शेष है, पहले 13 में से 3 नाम तो तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। इसके बाद जो नए नाम आ रहे हैं उन नामों पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे पास जो ताजा इनपुट है उनके अनुसार जो 10 नाम हैं उन्हीं में से अधिकांश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। यहाँ मैं जिन नए नामों की चर्चा कर रहा हूँ उसमें ओपी चौधरी, जो एक बड़ा स्वाभाविक नाम है, पहली बार रायगढ़ से विधायक चुनकर आए हैं, कलेक्टर रहे हैं, युवा हैं, स्थानीय जनता की पसंद के साथ केंद्रीय नेतृत्व की भी खास पसंद बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हमारे वीडियो में अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में इनके नाम की खास तौर पर चर्चा करते हैं। इनके अलावा 2 नाम जो नए उभर कर आए हैं उसमें जगदलपुर के पुराने महापौर और पहली बार विधायक बने किरण देव का भी नाम सामने आया है। किरण देव भी संभावनाओं से भरे हुए अपेक्षाकृत युवा विधायक हैं। इनके अलावा गुरु खुशवंत साहब का नाम भी सामने आया है, जो आरंग से पहली बार चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भले ही वो नए हैं, लेकिन जातिगत समीकरण आने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इनकी संभावना बेहद प्रबल बताई जा रही है। इन तीनों के अलावा 4 और नए नाम हैं जिनकी खासी चर्चा हो रही है। कोरबा के विधायक लखनलाल देवांगन, इन्हें आम व्यक्ति का विधायक कहा जाता है। सरल है स्वभाव से, पुराने मंत्री जयसिंह अग्रवाल को हरा कर आए हैं। इसके अलावा दूसरी बार अइवारा से चुनकर आए राजमहंत डोमनलाल कोड़सेवाड़ा सतनामी समाज से हैं। इनके नाम के आगे राजमहंत लगता है। ये सतनामी समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व सांसद और विधायक ताराचंद साहू के लंबे समय तक निस्सहायक रहे हैं। दूसरी बार अइवारा से चुनकर आने के कारण इनकी संभावना प्रबल बनी हुई है। इनके अलावा सिद्धेश्वरी पैकरा और लक्ष्मी राजवाड़े का नाम भी आगे चल रहा है। इन नामों के अलावा 8 बार लगातार रायपुर दक्षिण से विधायक चुनकर आए बृजमोहन अग्रवाल का एक स्वाभाविक नाम है। इनके अलावा राम विचार नेता जो पुराने गृह मंत्री रहे हैं, रामानुजगंज से एक बार फिर निर्वाचित होकर के आए हैं। दयालदास बघेल जो कि पुराने मंत्री रहे हैं, नवागढ़ से चुनकर आए हैं। केदार कश्यप बस्तर का एक पुराना नाम है, पुराने मंत्री रहे हैं। इनका भी नाम प्रमुखता से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चर्चा में बना हुआ है। मैं जिन नामों की चर्चा कर रहा हूं ये स्वाभाविक नाम है। इनमें से अधिकांश मंत्री बनाए जा सकते हैं। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हमारे पास विश्वास सूत्र होते हैं जिन्हें हम आपसे साझा करते हैं। कहा तो जाता है कि किसे मंत्रिमंडल में लेना है किसे नहीं लेना है ये सीएम का प्रिविलेज होता है, लेकिन मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की नए किस्म की राजनीति प्रस्तुत की जा रही है उससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री के चयन से लेकर मंत्रिमंडल गठन तक केंद्रीय नेतृत्व दूरगामी सोच रखता है। आने वाले कल की तैयारी में अभी से भारतीय जनता पार्टी लगी है। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से पीएम नरेंद्र मोदी जब खुले मन से दावा करते हैं, जिस तरह के विजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इससे आम जनता को भी यकीन हो जाता है मोदी जो कह रहे हैं वो सही है। उनकी मोदी गारंटी ही भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में वापसी का मुख्य कारण माना जा रहा है। कई बड़ी घोषणाएं की गई थी, वो घोषणाएं कब पूरी की जाएगी, 3100 रुपए धान की कीमत कब दी जाएगी, ऐसे तमाम प्रश्न रखे जाते हैं। ऐसे ही चिंतन मंथन और उधेड़-बुन के बीच जिस तरह से मंत्रिमंडल गठन को लेकर विलंब हो रहा है, वहाँ विपक्षी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ऐसे माहौल को भारतीय जनता पार्टी का कंफ्यूजन बताया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था कि हम सरकार में आएंगे। नंबर 1, सरकार में आए और सरकार में आने के बाद आज 15 दिन से अधिक हुए, शपथ ग्रहण किए हुए 13 तारीख से आज 6 दिन से अधिक हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है।
दीपक बैज बस्तर से सांसद हैं। फिलहाल वो चित्रकूट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके संगठन नेतृत्व में कांग्रेस की जो पराजय हुई है वो अप्रत्याशित मानी जा रही थी। जैसा कि दीपक बैज खुद स्वीकार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन नहीं था वो जीत जाएगी, वैसे ही कांग्रेस को भी यकीन नहीं था कि इतनी बुरी तरह कांग्रेस हार जाएगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मंत्रिमंडल देरी पर उंगली उठा रहे थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में उनकी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा और सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी की कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही थी। राहुल गांधी सदन के बाहर सीढ़ियों पर जिस तरह से ये कैमरे से वीडियो शूट कर रहे थे, वो कल्याण बनर्जी की वीडियो बना रहे थे। कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जिन्होंने अनुशासनहीनता के कारण उन्हें सदन से बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। उसके बाद ये नज़ारा जो सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। जिस तरह की वो मस्खरी कर रहे थे, जिस तरह की मिमिक्री कर रहे थे, वो कोई स्कूल कॉलेज का कोई स्टूडेंट करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिम्मेदार सांसद जिस तरह की हरकत कर रहे थे वो कोई कपिल शर्मा का शो नहीं था, बल्कि ऐसी मस्खरी ने लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद की गरिमा को भी शर्मसार किया है। ऐसी तस्वीरें राजनीति की सुचिता में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है और ऐसे लोग जो खुद को जिम्मेदार नेता बताते हैं उनकी ऐसी हरकतें, और राहुल गांधी जिस तरह से वीडियो बना रहे थे उनकी भी चर्चा हो रही है। अब तक राहुल गांधी को लेकर खूब मजाक उड़ाया जाता रहा, अब साथ देने के लिए कल्याण बनर्जी भी आ गए। इस तरह की मस्खरी के कारण ही आम जनता राजनीति से दूर हो जाती है और हमारे नेताओं की ऐसी हरकतों से वो राजनीति में शामिल होने से कतराती है। दरअसल राजनीति में इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ। राजनीतिक पंडित लगातार दावे कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। 10 एग्जिट पोल आए थे। हमने 30 नवंबर के बाद मतगणना यानी 3 दिसंबर से पहले लगातार ये दावा किया था अपने विश्लेषण के माध्यम से। जो जमीनी हकीकत समझ में आ रही है उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। तब हमारी खासी आलोचना की गई थी। हमने लगातार इस बात को मजबूती से रखा था कि दरअसल एग्जिट पोल जो होते हैं वो जमीनी हकीकत से कहीं दूर होते हैं, खासकर विशेष परिस्थितियों में जहां छत्तीसगढ़ में महिलाओं की गेम चेंजर वाली भूमिका थी। मातारी वंदन जैसी योजना ने अपना असर दिखाया था, उनसे एग्जिट पोल वाली कंपनियां संपर्क नहीं कर सकी। हमने लगातार गांव-गांव जाकर दूरस्थ अंचलों में चर्चा की थी। फिलहाल नतीजा सबके सामने है। आगे के अंक में हम आपको कुछ बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं जिसका असर आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की राजनीति में पड़ने वाला है। किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है और स्कूलों के बच्चे अब हाय बाय और गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री राम कहने लगे हैं। ऐसे बदले हुए हालात में हम लगातार आप तक उन नई तस्वीरों को प्रस्तुत करते हैं जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।